जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि रिक और उसका ग्रुप टर्मिनस से तो सही सलामत निकल गए हैं, लेकिन आगे उनके सामने क्या खतरनाक चुनौतियां हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज हम कवर करेंगे एपिसोड 4, 5, 6 और 7 को। ये कहानी पूरी बेथ के अराउंड घूमेगी और इसी वीडियो में हम जान पाएंगे कि कैरोल के साथ आखिर क्या हुआ था और वो इस वक्त है कहाँ। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम बेथ को देखते हैं जिसकी एक कमरे में आँख खुलती है। ऑफिसर डॉन और डॉक्टर स्टीवन से मिलने के बाद बेथ को ये पता लगता है कि वो एटलांटा के ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल में है और उसे बचाने के बदले में बेथ पर यह दबाव डाला जाता है कि वो इस हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स की देखभाल करे। आगे जाकर बेथ ऑफिसर गवर्नमेंट से मिलती है जिसने उसकी जान बचाई थी। सीधे सीधे बात करने जाए तो ऑफिसर गवर्नमेंट बेथ की तरफ गंदी नजरों से देख रहा था। इसके बाद बेथ डॉक्टर स्टीवन के लिए खाना लाती है ताकि वो स्टीवन को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर सके। स्टीवन जब बेथ को भी खाना खाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मेरे लिए जितना किया उसके लिए मैं कर्जदार हूँ और मुझे और कर्ज मेरे ऊपर नहीं चाहिए। कि तभी वह ऑफिसर डॉन आकर स्टीवन को एक आदमी गेविन ट्रेविट को बचाने के लिए कहती है जो फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट से नीचे गिर गया था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो गेविन को बचा नहीं पाता। इसलिए डॉन सारा गुस्सा बेथ को थप्पड़ मार के उतार देती है जिससे बेथ को अब इस हॉस्पिटल से नफरत होने लगी थी। आगे जाकर इस बीच बेथ की मुलाकात नोवा नाम के एक लड़के से होती है जो वहाँ लॉन्ड्री संभालता था और एक दिन वो नोवा के साथ इस हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में जॉन नाम के एक लड़की को लाया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थी और उसे बचाने के लिए ऑफिसर्स और स्टीवन के पास उसका बाजू काटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। ये दिल दहला देने वाला नजारा देख बेथ की सांसें ही अटक जाती है। इस चीज से वो संभली थी कि बेथ के कमरे में उसके पास ऑफिसर डॉन आकर उससे कहती है कि हमने तुम्हें सिक्योरिटी, खाना, रहने की जगह दी और इस वक्त ये चीजें फ्री नहीं है। बदले में हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि तुम यहाँ रहकर लोगों की मदद करो और ये कोई छोटी बात नहीं। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एक दिन ऑफिसर गवर्नमेंट बेथ के पास आकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है कि तभी स्टीवन वहाँ आकर गवर्नमेंट को बेथ से दूर करता है। स्टीवन की अच्छाई देख बेथ उससे पूछती है कि तुम यहाँ आखिर क्यों रुके हो, तुम जब चाहो यहाँ से निकल सकते हो। जिस पर स्टीवन उसे एक कहानी बताता है कि जब ये सब शुरू हुआ तब डॉन हैम्सन नाम के एक आदमी के पास रिपोर्ट करती थी। उनके पास ऑर्डर था कि सारे हॉस्पिटल को क्लियर किया जाए। हम जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे तब ना हमारे पास खाना था ना पीने के लिए पानी। तब डॉन ने मुझसे एक डील की, हम जख्मी लोगों का इलाज करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो यही रहकर हमारे लिए काम करे। ये सब जानने के बाद बेथ नोवा के साथ किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। नोवा उससे कहता है कि बेसमेंट से ही यहाँ से निकलने का सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें एलिवेटर की की लगेगी जो डॉन के ऑफिस में कहीं पर रखी हुई है। जिसके बाद बेथ डॉन के ऑफिस आकर चाबी ढूंढने लगती है और उसे एलिवेटर की मिल भी जाती है कि तभी वह उसे जॉन की लाश दिखाई देती है जिसे किसी ने मार दिया था। गवर्नमेंट को वहाँ देख बेथ समझ जाती है कि जॉन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि गवर्नमेंट ही है। उधर जॉन भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जैसे ही गवर्नमेंट बेथ के साथ बदतमीजी करता है बेथ सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला करती है जिससे गवर्नमेंट नीचे गिरकर ज़ॉम्बी बने जॉन के हत्थे चढ़ जाता है। जिसके बाद बेथ नोवा के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है। नोवा तो वहाँ से निकल जाता है लेकिन ऑफिसर्स बेथ को पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब बेथ स्टीवन से बात कर रही होती है तब वो वहाँ कैरोल को देखती है जिसे यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। जिसके साथ एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम इब्राहिम और उसके ग्रुप को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सफर के दौरान अचानक उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हम इब्राहिम के फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ उसने काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ज़ॉम्बीज ने उनके पलटे हुए बस को घेर लिया था। सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराते और फैसला करते हैं कि अब वो पैदल ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब उन्हें रात हो चुकी थी और उन्हें एक लाइब्रेरी में शेल्टर भी मिल जाता है। देर रात जब टेरा यूजिन से बात करने आती है तब यूजिन उसके सामने खुलासा करता है कि मैंने ही बस का एक्सीडेंट करवाया क्योंकि मैं अकेला सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही मैं इस महामारी का इलाज जानता हूँ और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सबकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब अगले दिन रोजिटा और मैगी को ये लग रहा था कि उन्हें एक दिन यहाँ और रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ अच्छे सप्लाईज है, लेकिन इब्राहिम के कहने पर वो आगे बढ़ते रहते
रहते हैं, जहाँ पास ही में उन्हें एक फायर ट्रक मिलता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वो ट्रक अचानक बंद पड़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि आगे उनके रास्ते में हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज है। सबका कहना था कि वो वॉशिंगटन जाने के लिए कोई और रास्ता ले लेंगे, लेकिन इब्राहिम का कहना था कि वो यहाँ से वॉशिंगटन डीसी जाएगा क्योंकि वो किसी भी तरह यूजिन को वहाँ लेकर जाना चाहता है। जैसे तैसे आखिरकार इब्राहिम सबकी बात मानकर यूजिन को लेकर दूसरे रास्ते वॉशिंगटन की तरफ बढ़ने लगता है। तब यूजिन फ्रस्ट्रेशन में इब्राहिम को बताता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैंने झूठ कहा था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं अच्छे से झूठ बोल सकता हूँ, और मैंने झूठ बस इसलिए कहा कि मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी होगी और मैं जीना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद इब्राहिम पूरी तरह शॉक में चला जाता है और अपना आपा खोकर यूजिन को काफी मारता है। और गुस्सा होना भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने यूजिन को यहाँ तक लाने में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है वो तो बस वही जानते थे। जिसके बाद हम फिर से एक बार इब्राहिम के पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने उसकी वाइफ और बेटे को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं थी, इसलिए वो सुसाइड करने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात यूजिन से होती है, जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। इब्राहिम ज़ॉम्बीज़ को मारकर यूजिन को बचा लेता है। यूजिन जब इब्राहिम को बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो एक मिशन पर है तो इब्राहिम को भी जीने की वजह मिल जाती है। जिसके साथ एपिसोड 5 भी यहाँ खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 में हम देख पाएंगे कि आखिर डैरेल और कैरोल के साथ हुआ क्या था, वो दोनों कैसे अलग हुए थे और कैरोल हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। असल में जब वो दोनों क्रॉस साइन लगे उस कार का पीछा कर रहे थे तब अचानक उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जहाँ पर वो क्रॉस साइन वाली कार रुकी थी उसमें से एक ऑफिसर उतरता है और वो कार उसी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है जहाँ उनकी गाड़ी बंद पड़ी थी। डैरेल को विश्वास था कि बेस जरूर यही होगी, इसलिए डैरेल और कैरोल वहीं पर एक वुमेन शेल्टर में रात गुजारते हैं। और जैसे ही सूरज उगता है डैरेल कैरोल के साथ रात बिताने के लिए हॉस्पिटल के सामने वाले एक बिल्डिंग का मुआयना करने लगता है जहाँ उनका सामना नोवा से होता है। वो उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कैरोल की गन और डैरेल का क्रॉसबो लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लोग भी बेथ को ही ढूंढने यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद उसी बिल्डिंग से कैरोल देखती है कि बाहर एक ब्रिज पर एक बस खड़ी है। जब वो बाहर उस ब्रिज पर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कोई बस नहीं बल्कि एक एम्बुलेंस है जो उसी ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल की थी। कि तभी अचानक वो लटकी हुई वैन ब्रिज से नीचे गिर जाती है। डैरेल और कैरोल दोनों फिर से उस बिल्डिंग में आते हैं और एक बार फिर से उनका सामना नोवा से होता है और इस बार डैरेल नोवा से अपने हथियार लेकर उसे वही ज़ॉम्बीज़ के पास मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कैरोल के कहने पर डैरेल उसकी मदद करके नोवा को बचा लेता है। बातों के दौरान जब नोवा हॉस्पिटल और लोगों के बारे में बताता है तो उन्हें नोवा से पता लगता है कि बेथ भी वहीं पर है। अब गोली की आवाज से वहाँ हॉस्पिटल के ऑफिसर्स भी आ चुके थे, इसलिए वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन कैरोल को उस हॉस्पिटल की वैन टक्कर मारकर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सभी चर्च में मौजूद चीजों से बाहर ज़ॉम्बीज़ के लिए एक ट्रैप बना रहे थे। इसके बाद अब रिक अपनी एक टीम बनाता है और गैब्रियल काल मिशन के साथ जूडिथ को वही छोड़कर कैरोल और बेथ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर चर्च के अंदर हम गैब्रियल को देखते हैं जो अजीब तरह से चर्च के लकड़ी के फर्श को अपने नाखूनों से कुरेद रहा था। कहानी शिफ्ट होती है ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल पर जहाँ बेथ कैरोल को यहाँ इस हालत में देख काफी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैरोल आखिर यहाँ कैसे आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं इब्राहिम और उसके ग्रुप को जो अभी भी रास्ते के बीच ही थे और इब्राहिम पूरी तरह शॉक में था। रोजिटा उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसका गुस्सा देख रोजिटा भी कुछ पल के लिए डर जाती है कि तभी मैगी इब्राहिम पर गन तान कर उसे चुपचाप बैठने के लिए कहती है। उधर रिक भी अपनी टीम के साथ एटलांटा पहुंच चुका था और उनका बेथ और कैरोल को बचाने का प्लान भी सेट था कि वो दो ऑफिसर्स को कब्जे में लेकर उनके बदले में डॉन से बेथ और कैरोल को वापस ले लेंगे। हम फिर से हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ एक ऑफिसर जिसने कैरोल को यहाँ लाया था वो डॉन से कहता है कि मैंने जिसे इस हॉस्पिटल में लाया वो आधी मर चुकी थी, तो हम अपने रिसोर्स एक ऐसी लेडी पर नहीं खर्च कर सकते जो किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन बेथ डॉन को ऐसा करने से मना करती है
डॉन उससे कहती है कि अगर वो लेडी खुद रिकवर हो सकती है तो ठीक है, वरना हम उस पर अपने रिसोर्स खर्च नहीं करेंगे। जैसे ही वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, डॉन बेथ को ड्रग्स के लॉकर की चाबी दे देती है। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक अब रिक ने बड़ी आसानी से हॉस्पिटल के 2 ऑफिसर्स को कब्जे में ले लिया था, लेकिन तभी वहाँ एक और ऑफिसर आकर उन पर गोलियां बरसाता है। लेकिन रिक उन दोनों के साथ उस तीसरे ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और उन्हें एक एबेंडेंट बिल्डिंग में ले जाता है। सीन चर्च पर शिफ्ट होता है, जहाँ गैब्रियल वेपन से एक हथियार उठाकर अंदर वाले रूम में आता है और कुछ काटने लगता है। आवाज सुनकर जब मिशन गैब्रियल से आवाज के बारे में पूछती है तो गैब्रियल यहाँ वहाँ के बहाने बनाने लगता है। उधर हॉस्पिटल में बेस सारे ऑफिसर्स को बिजी करके लॉकर से सही दवाइयाँ निकाल कर कैरोल के ड्रिप में डाल देती है। हम इधर चर्च में फिर से गैब्रियल को देखते हैं, जो रूम में फ्लोर को काट कर वहाँ से जंगल में भाग जाता है। दूसरी तरफ रिक उन दोनों ऑफिसर्स को लेकर डॉन के साथ सौदा करने के लिए चला गया था और साशा को तीसरे ऑफिसर के साथ वही छोड़ दिया था, लेकिन ऑफिसर साशा को बातों में फंसाकर उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ ये 7th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आखिर कैसे अब ये लोग बेथ और कैरोल को बचाएंगे, जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 8, 9 और 10 को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।